नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तिरवा क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल एप्टीट्यूड के बारे में। तो मेंटल एप्टीट्यूड में मैंने एक क्लास ली थी, आपको सिलेबस बताया था। इसके बाद मैंने सेकंड क्लास ली थी, आपको बताया था कि मेंटल एप्टीट्यूड होता क्या है, आगे क्या होता है मेंटल एप्टीट्यूड, मानसिक अभिरुचि क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इन सभी के बारे में डिटेल से मैंने बताया था। आज हम बात करने वाले हैं जनहित, जो कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जनहित होता क्या है, कहाँ से लिया गया है, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या हैं और क्या क्या फायदे इससे हमें होते हैं। और साथ ही साथ में इससे संबंधित कुछ केस हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद में हम जानेंगे जनहित क्या होता है, जनहित याचिका क्या होती है और संविधान में क्या इनका वर्णन किया गया है या नहीं किया गया है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। स्टार्ट करते हैं। हम पहली चीज पढ़ते हैं। देखिए जनहित, जनहित क्या होता है मेरे प्यारे भाई। जनहित का मतलब होता है, जनहित का उद्भव कहां से हुआ, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी यूएसए से जनहित का उद्भव हुआ है। और अमेरिका में जनहित को क्या कहा जाता है, सामाजिक कार्यवाही याचिका भी नाम दिया गया है। और इसका उद्भव क्या हुआ है, इसका उद्भव हुआ है क्योंकि सामाजिक न्याय प्रक्रिया को लोक हित में सुलभ बनाना और सरल बनाना। जो भी सामाजिक न्यायिक प्रक्रिया है, इसको लोक हित मतलब क्या है कि लोगों के हित के लिए सरल बनाना और साथ ही साथ में सुलभ बनाना। मतलब ये है कि अगर जो भी व्यक्ति है जिसका शोषण हुआ हो या फिर जिसका हनन हुआ हो, जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो या फिर कोई भी अमानवीय दुर्घटना उसके साथ हुई हो, अमानवीय अधिकारों का हनन हुआ हो, तो ऐसी सभी परिस्थिति में अगर वो कोर्ट नहीं जा सकता है, अपनी साधनहीनता की वजह से, अपनी असमर्थता की वजह से कोर्ट नहीं जा सकता है, न्यायालय नहीं पहुंच सकता है, तो उसी वजह से इसका लोक हितवाद को उसमें रखा गया है कि लोक हितवाद की वजह से उस व्यक्ति तक कोर्ट पहुंचे, यानी मतलब उस व्यक्ति तक न्याय पहुंचे और उस व्यक्ति को भी न्याय दिलाया जा सके जो जिस व्यक्ति का शोषण हुआ हो, जिस व्यक्ति का हनन हुआ हो। तो इस वजह से जनहित को आगे लाया गया है। जनहित का उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय होना चाहिए। और न्याय कैसा, जैसे हमारे भारत में 3 प्रकार से न्याय होते हैं। आपको पता होगा कि जब जिसने भी संविधान पढ़ा होगा, संविधान में प्रियम्बल पढ़ा होगा, प्रस्तावना पढ़ा होगा, तो प्रस्तावना में न्याय के बारे में चर्चा की गई है। और न्याय के बारे में जहां पर चर्चा की है वहां पर लिखा है कि न्याय होना चाहिए। कैसा कैसा न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, साथ में आर्थिक न्याय भी होना चाहिए और राजनीतिक न्याय। तीनों प्रकार से न्याय दिलाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को तीनों प्रकार से समान न्याय मिलना चाहिए। चाहे वो ऐसा नहीं है कोई नेता अगर उसने कोई भी मर्डर कर दिया तो उसे मतलब सजा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो न्याय उसे मिलना चाहिए। जिस व्यक्ति का हनन हुआ हो, जिस व्यक्ति का शोषण हुआ हो, उसे हर प्रकार से न्याय मिलना चाहिए। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, हर तरीके से उसे न्याय मिलना चाहिए। तो इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका में इसका उद्भव हुआ है। अब जनहित याचिका हम पढ़ते हैं। तो जनहित याचिका क्या होता है, तो जनहित याचिका का उद्भव कहां से हुआ था, अमेरिका से ही इसका उद्भव हुआ है, जिसे हम सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से वहां पर जानते हैं। सामाजिक कार्रवाई याचिका के नाम से हम इसे जानते हैं, जनहित याचिका को। लेकिन भारत में अपने हम इसे जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, जो पीआईएल का फुल फॉर्म होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं इसे। और जनहित याचिका 1971 में सबसे पहली बार इन्होंने बात की थी कृष्ण अय्यर, सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं कृष्ण अय्यर। इन्होंने बात की थी 1971 में कि कानून लोगों के पास पहुंचे, ना कि लोगों को कानून के पास आना पड़े। मतलब क्या है, आज के समय में इन्हीं की बात का फॉलो किया जा रहा है। आप जैसे ही देखिए पुलिस का मतलब पुलिस को बुलाना चाहते हैं तो आप 112 डायल करते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि पुलिस आपके पास आती है, मतलब कानून आपके पास पहुंचता है। तो यही बात इन्होंने कहा था 1971 में। कृष्ण अय्यर ने जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो इन्होंने बात कही थी कि कानून और न्याय पीड़ित व्यक्ति के पास पहुंचे, ना कि पीड़ित व्यक्ति को कानून और न्याय के पास आना पड़े। तो इसी बात को चलते इन्होंने कहा था क्यों ना ऐसी चीज का विकास किया जाए जैसे कि अमेरिका में होता है। जनहित का मतलब जो सार्वजनिक हित के लिए हो। 1977 में पीएन भगवती साहब ने कहा था, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो इन्होंने कहा था कि
जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं, जो भी जिनका हनन हुआ है, जो भी शोषण हुआ है जिन व्यक्तियों का, तो उन व्यक्तियों के लिए और सुविधा करने के लिए, उनकी उन व्यक्तियों को न्याय दिलाने की सुविधा के लिए एक लोकस स्टैंड का शुभारंभ किया था। और यही लोकस स्टैंड बाद में जनहित याचिका भी बना। जनहित याचिका यह बना लोकस स्टैंड। तो लोकस स्टैंड का 1977 में शुभारंभ किया था। अब इन्होंने कई बातें कही थी। इन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे जिसका हनन हुआ है, जिसका शोषण हुआ है, जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, तो उस व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति डायरेक्ट अपना एक पोस्ट कार्ड की मदद से सुप्रीम कोर्ट को पोस्ट कार्ड भेज सकता है और उससे उसकी जनहित याचिका मानी जाएगी, उसकी पेटिशन मानी जाएगी और उसकी सुनवाई की जाएगी, उसकी हियरिंग की जाएगी। तो ये बात हुई थी कि पोस्ट कार्ड की मदद से भी भेज सकता है। और साथ में ही इन्होंने कहा था कि इस पर कोई भी शुल्क नहीं देनी होगी। जो भी न्यायालय की सामान्य शुल्क है वो भी इसमें नहीं देनी होगी। आप पोस्ट कार्ड की मदद से भी, और यह व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति हो, इसे पोस्ट कार्ड की मदद से भेज सकता है। अगर मान लीजिए किसी भी संस्था के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी भी कम्युनिटी के साथ कुछ गलत हो रहा है और वहां कम्युनिटी में बहुत लोग हैं, पूरा एक समाज इकट्ठा हुआ है और उस व्यक्ति, उन कम्युनिटी के साथ अगर गलत हो रहा है, तो आप में से कोई भी व्यक्ति है उसके लिए याचिका दर्ज कर सकता है। तो ये बात कही थी उस समय 1977 में कि पोस्ट कार्ड की मदद से याचिका दर्ज की जा सकती है और उसके लिए कोई भी सामान्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। और लोकहित से प्रेरित था ये सब। लोकहित मतलब सामान्य हित और सभी का बराबर हित, सभी लोगों के हित से ये प्रेरित था जनहित शब्द। तो इसीलिए जनहित के जनक यानी जनहित याचिका के जनक, पीआईएल के जनक कौन कहे जाते हैं? 1980 के दशक में पीआईएल के जनक कहे जाते हैं पीएन भगवती। और 1980 के बाद में 1981 में केस हुआ था फर्टिलाइजर निगम बनाम भारत संघ केस 1981 में। और इसमें साफ साफ शब्दों में कहा था कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति याचिका दर्ज कर सकता है, जनहित के प्रति याचिका दर्ज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत। यह बात कही थी फर्टिलाइजर निगम बनाम भारत संघ केस में, जो कि 1981 में हुआ था, यह बात कही थी। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के तहत कब अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की जा सकती है और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दर्ज की जा सकती है। ये कहीं पर आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये किसी ना किसी लॉ की बुक से लिखा था तो मैंने उसको देखा है, तो यहीं से मैंने नोट किया। तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में सेक्शन 133 क्रिमिनल प्रोसीजिंग कोड के तहत ये कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में याचिका दर्ज की जा सकती है। लेकिन याचिका जब बहुत ही इंडिविजुअल पर्सन के लिए हो, हालांकि याचिका हमेशा जो जनहित याचिका है वह समाज के लिए, किसी न किसी कम्युनिटी के लिए, किसी न किसी लोक हित के लिए यह दर्ज की जाएगी। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो उसके लिए आप कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में दर्ज कर सकते हैं। सेक्शन कौन सा रहेगा आपका? 133 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजिंग। तो इस कोड के तहत आप जनहित याचिका दर्ज कर सकते हैं इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में। पीआईएल किसके सामने दर्ज की जाएगी? अगर आपको किसी भी संस्था के प्रति या फिर किसी चीज के प्रति, किसी भी अमानवीय व्यवहार के प्रति, मान लीजिए आपके सामने किसी का शोषण हो रहा हो, किसी कम्युनिटी का शोषण हो रहा हो, तो उसके लिए आपको पीआईएल दर्ज करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए, क्या वो बात सही है या नहीं है। और अगर जानकारी आपने ले ली और वो बात सही है तो आप किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने जाकर, वहां पर उसके मजिस्ट्रेट के सामने जाकर आप पीआईएल दर्ज कर सकते हैं। और यह पीआईएल आप इंडिविजुअल पर्सन या आप अकेले या फिर आप किसी संस्था के द्वारा भी इस पीआईएल को दर्ज करवा सकते हैं। मतलब क्या है, क्वेश्चन यहां पर बनता है पीआईएल किसके द्वारा दर्ज की जाती है? तो पीआईएल किसी भी संस्था और किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा दर्ज की जा सकती है। इसके सामने दर्ज की जाएगी। पीआईएल हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने ही दर्ज की जाएगी और कोई भी व्यक्ति के सामने नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने। यहां तक कि अगर कोई भी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर है उसके सामने आप पीआईएल दर्ज नहीं कर सकते हैं, आपको मजिस्ट्रेट के सामने ही पीआईएल दर्ज करनी होगी। अब देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जनहित का मतलब क्या होता है? जनहित का मतलब यह होता है कि जहां पर सभी का लाभ हो, जहां पर प्रत्येक मनुष्य का लाभ हो, वही जनहित का मतलब होता है। तो इसीलिए भारत का जो पहला पीआईएल है वो कब दर्ज किया गया था? 9 मार्च 1979 में पहला पीआईएल दर्ज किया गया था। किसके द्वारा दर्ज किया गया था?
कपिला हिंगोरानी के द्वारा दर्ज किया गया था, जिन्हें मदर ऑफ पीआईएल भी कहते हैं। फादर ऑफ पीआईएल कौन है? पीएन भगवती हैं फादर ऑफ पीआईएल, और मदर ऑफ पीआईएल कौन है? कपिला हिंगोरानी। ये वकील थी, इन्होंने दर्ज किया था एक बिहार के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था कि बिहार की जेल में 40,000 अंडर ट्रायल कैदी हैं जिनको रिहा नहीं किया जा रहा है और वो अभी भी बंदी बनाकर रखे गए हैं। तो इसी कारणवश कपिला हिंगोरानी ने 9 मार्च 1979 में एक पीआईएल दर्ज किया, जिसे हुसैन आरा खातून एंड ORS वर्सेस बिहार सरकार केस के नाम से जाना जाता है, जो कि 1979 में हुआ। और हुसैन आरा खातून और ORS बनाम बिहार राज्य सरकार केस, यह 1979 में हुआ था। यह केस पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि पहली बार पीआईएल इसी केस के तहत दर्ज किया गया था, जिसका नाम रखा गया था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य सरकार केस रखा गया था, जो कि 1979 में हुआ था। और यह किसके प्रति था? जो 40,000 अंडर ट्रायल कैदी बंद थे, उन लोगों के प्रति था कि इन लोगों के साथ में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, इन लोगों को बेवजह बंदी बनाकर रखा गया है, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण के तौर पर इनके ऊपर वो पेटिशन दर्ज की गई थी, जनहित याचिका दर्ज की गई थी। तो यह पहला कब था? कपिला हिंगोरानी वकील थी, जिन्हें पीआईएल मदर भी कहा जाता है पीआईएल का। और 9 मार्च 1979 में पहला पीआईएल दर्ज किया गया था। केस कौन सा था? हुसैन आरा खातून और ORS बनाम बिहार राज्य सरकार केस। ये केस था जो कि 1979 में हुआ था। और ये किसकी बेंच में था? ये था पीएन भगवती की बेंच में। तो इसीलिए पीएन भगवती को इसका जनक कहा जाता है, पीएन भगवती को, क्योंकि पीएन भगवती ने पहले भी कई बार फोर्स दिया था कि इस तरीके से लोगों को किया जाए। यहां तक कि इन्होंने शुल्क भी माफ करने के लिए कहा था, शुल्क भी माफ की थी कि जो न्यायालय की सामान्य शुल्क है इसको भी माफ किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि सभी लोगों को न्याय मिल सके। जनहित के लिए केवल पीएन भगवती ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कृष्ण अय्यर भी। ये इन दोनों की मदद से ही जनहित शब्द भारत में आया, मतलब जनहित भारत में उद्भव हुआ जनहित का। अब इसके उद्देश्य, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर इसका उद्देश्य सिंपल सा है कि सभी समान लोगों को, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी समान नागरिकों का, सभी के लिए समान हित हो और सार्वजनिक हित हो, लोक हित हो हमेशा। ये नहीं किसी भी व्यक्ति विशेष का हित हो, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें सार्वजनिक हित सामने आता है। अब जनहित क्या है? जनहित जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने संविधान पढ़ा होगा तो आपने संविधान में देखा होगा, किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद, किसी भी भाग में, कहीं पर भी संविधान के भाग में वर्णन नहीं किया गया है जनहित शब्द का। तो आखिर जनहित शब्द आया कहां से? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास एक अधिकार होता है अंडर आर्टिकल 131, 132 और 134 के तहत। यह अधिकार होता है 131, 133 और 136 के तहत यह अधिकार होता है कि संविधान की व्याख्या कर सके, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या कर सके। तो उसी व्याख्या के दौरान इसकी उत्पत्ति हुई थी। संविधान में व्याख्या के दौरान, मतलब न्यायपालिका का आविष्कार है, संविधान की व्याख्या के दौरान ही जनहित शब्द की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इसे न्यायपालिका का आविष्कार कहा जाता है और न्यायाधीश निर्मित विधि कही जाती है, न्यायाधीश निर्मित कानून कहा जाता है, क्योंकि इसे न्यायाधीशों ने बनाया है, जैसे कि कृष्ण अय्यर हो गए, पीएन भगवती हो गए, इनके द्वारा यह बनाया गया है, ना कि संविधान द्वारा ये चीज कही गई है। तो संविधान में क्या है कि संविधान में वर्णन नहीं किया गया है इसका, किंतु संवैधानिक हित की व्याख्या से सार्वजनिक, यहां पर सार्वजनिक होगा मेरे प्यारे भाई, सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। संविधान में इस बात को वर्णन नहीं किया गया जनहित शब्द का, लेकिन इसकी जब व्याख्या हुई संविधान की, सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार होता है संविधान की व्याख्या करने का। तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या की संवैधानिक हित की व्याख्या से, और संवैधानिक हित की व्याख्या कब होती है? आर्टिकल 132 के अनुसार होती है, अनुच्छेद 132 के अनुसार होती है। संवैधानिक हित की व्याख्या से सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। अब जैसे क्या है, आपके संविधान में आपने देखा होगा कि मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार किसके लिए है? समाज के हित के लिए है, हम लोगों के अधिकार हैं। वो अगर हम लोगों का अधिकार कोई छीन ले तो आपको कैसा लगेगा? तो यही है कि समाज के हित के लिए जो बातें कही गई हैं संविधान में, तो यहीं पर इसी के तहत हम याचिका दर्ज कर सकते हैं। जैसा कि मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया था, तो मौलिक अधिकार आर्टिकल
मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 के तहत कहा गया है कि जनहित के लिए कोई भी याचिका दर्ज कर सकता है, दायर कर सकता है। अनुच्छेद 32 में डायरेक्ट कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जनहित के लिए कोई भी याचिका दर्ज कर सकता है, जबकि इसी में बात कही गई 226 के लिए तो हाई कोर्ट में कोई भी याचिका दर्ज कर सकता है। अब ये पहली बार कब हुआ था, ये बात कही गई थी फर्टिलाइजर निगम बनाम भारत संघ केस 1981 में। इसमें साफ साफ कहा गया था कि 1981 में जो ये केस हुआ था, भारत संघ फर्टिलाइजर निगम बनाम भारत संघ केस 1981 में जो हुआ था, इसमें साफ साफ शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, अपना निर्णय लिया था कि आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था जनहित के लिए, जनता के हित के लिए याचिका दर्ज कर सकता है, यानी रिट दर्ज कर सकता है। और मेरे प्यारे भाई, आपको कमेंट करके बताना है कि रिट कितने प्रकार की होती हैं। नहीं, आपको बताना कि रिट के जो 5 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको बताना है। रिट के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, तो ये आपको बताना है कि रिट के 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये कमेंट करके बताइए आप कि रिट के कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके बाद में बात करेगी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद 38 के तहत कहा गया है कि जनता, जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं, इन सभी को समान न्याय दिया जाए। समान न्याय मतलब क्या है कि आपको सामाजिक तौर पर न्याय, यानी मतलब सोशल जस्टिस भी होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए और पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार से न्याय मिलना चाहिए, समान न्याय मिलना चाहिए। ये बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 38 के तहत कही गई है। अब यहीं पर बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो मेरे प्यारे भाई, आपको बताना है फंडामेंटल राइट्स। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका में इनका क्या नाम है? बिल ऑफ राइट्स इनका नाम है। क्या नाम है? बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स। वहां पर कितने हैं? 10 हैं, और अपने भारत में करेंट टाइम में 6 हैं। पहले कितने हुआ करते थे? 7 हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हैं? 6 हैं। 7वें नंबर का कौन सा हटाया है? 7वें नंबर का हटाया है संपत्ति का अधिकार, जिसको एक कानूनी अधिकार बनाकर रख दिया गया है आर्टिकल 300A में। फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है। भाग कौन सा है? भाग इनका कौन सा है मेरे प्यारे भाई? भाग 3 है, 12 से 35 तक। यहीं पर अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें सीधे सीधे राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये डीपीएसपी में बात कही गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बात कही गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल कहां से है? आर्टिकल आते हैं 36 से 51। भाग कौन सा है मेरे प्यारे भाई? भाग है 4। भाग 4 है, 36 से 51 तक आर्टिकल आते हैं। और ये कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और आयरलैंड ने इसे कहां से लिया है? आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि 36 से 51 के बीच में आते हैं, और ये भाग 4 में इनका वर्णन किया गया संविधान के। और आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान ने इसे उधार लिया है, एक तरीके से सोर्स लिया है। और आयरलैंड ने भी कहां से लिया है? स्पेन के संविधान से लिया है। यहीं पर बात करते हैं राष्ट्रीय हित के सामने निजी हित को कोई भी महत्व नहीं दिया जाएगा। अगर जहां पर राष्ट्रीय हित की बात हो, वहां पर कोई भी इंडिविजुअल जो निजी हित है वहां पर उसको कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। जैसे कि एक रिपोर्ट आई थी, मंडल कमीशन रिपोर्ट। मंडल कमीशन रिपोर्ट कब आई थी? 1980 में आई थी। तो इस रिपोर्ट को लेकर कई समस्याएं को सामना करना पड़ा था, क्योंकि यह राष्ट्रीय हित था एक तरीके से। जितने भी अदर बैकवर्ड क्लास, जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं यानी ओबीसी के लोग हैं, तो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की बात इसमें कही गई थी मंडल कमीशन रिपोर्ट के तहत। तो इसमें यह बात कहा गया था कि राष्ट्रीय हित के सामने निजी हित को महत्व नहीं दिया जाता है। और इसी वजह से, निजी हित की वजह से काफी लोगों ने इसका विरोध किया था मंडल कमीशन रिपोर्ट का, और कहा था कि ओबीसी को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, 27% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। तो इस वजह से इसका कई बार विरोध हुआ था। यहां पर आपको पहले समझ में आ गया होगा कि जो हम जनहित पढ़ रहे हैं, तो इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा प्रॉफिट है,
प्रॉफिटेबल हैं। तो ये जो चीजें रखी हैं मैंने बहुत ही डिसाइडेड और सेलेक्टिव रखी हैं। इसके बाद में जो भी केसेस रहेंगे हम इनको पढ़ेंगे कि कौन कौन से केसेस हैं जिनके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आखिर कौन कौन से ऐसे मुद्दे आते हैं जिनके बारे में जनहित याचिका दर्ज की जा सकती है। तो जो सबसे पहला मुद्दा आता है अमानवीय व्यवहार, मतलब लोगों के साथ में मानवीय व्यवहार ना किया जाए, तो ये एक पहला मुद्दा आता है। शिक्षा के प्रति आप जनहित याचिका दर्ज कर सकते हैं, बंधुआ मजदूरी के प्रति दर्ज कर सकते हैं, पर्यावरण के प्रति दर्ज कर सकते हैं, उपभोक्ता के प्रति दर्ज कर सकते हैं और विकास संसाधन के प्रति दर्ज कर सकते हैं। ऐसे कई केस होते हैं, ऐसे कई भी समस्याएं होती हैं जिनके प्रति जनहित याचिका दर्ज की जा सकती है। तो और ऐसे निम्न बहुत से केस हैं जैसे कि शहरी विकास हो गया, और कौन कौन सा हो गया, उपभोक्ता मामले हो गए। इस तरीके से कई ऐसे केस हैं जैसे बंधुआ मजदूरी हो गया, पर्यावरण हो गया, स्वच्छता हो गया, पुलिस मुठभेड़ में जैसे किसी की अगर मौत हो जाए तो उससे संबंधित हो गया, महिला नारी विकास के लिए या फिर नारी बचाव के लिए। तो ऐसे केस हुए हैं तो इसमें जनहित याचिका दर्ज की जा सकती है। और ऐसे जो बाल विकास हो गया, श्रमिकों के लिए हो गया, तो ऐसे बहुत से केस हैं जिनमें जनहित याचिका दर्ज की जा सकती है। केसेस के बारे में आपको ज्यादा नहीं डिटेल से पढ़ना है, आपको सिर्फ ये जान लेना कौन कौन से केसेस हुए हैं। तो इनके बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ में बताएंगे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही। इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कहां से क्वेश्चन अच्छे आ सकते हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप डिस्कस करेंगे। आपका जो एग्जाम है, एग्जाम रेडियो ऑपरेटर का, वो बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आप सभी लोग तैयारी करते रहें और इसके लिए बिल्कुल आप निरंतर तैयारी करते रहें। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको जो भी नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपका रहेगा 7905407400। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी नोट से संबंधित प्रॉब्लम है, कोई भी आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और साथ ही साथ में जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी केसेस रहेंगे, तो इनको भी हम प्रोवाइड कराएंगे। इनके पूरे कंप्लीट नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराएंगे। आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।